आदरणीय दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विषय हमारे माता-पिता के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज का विषय है बच्चों में अस्थमा और इससे जुड़ी जानकारियाँ। मिस्टर कासिम मेरे एक नियमित मरीज हैं। उन्हें अस्थमा है। मैं काफ़ी समय से उनका इलाज कर रहा हूँ। एक दिन अचानक वे अपनी 6 साल की बेटी को लेकर आए। मामला यह था कि उनकी बेटी को अचानक बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आंखों से पानी आ रहा था, नाक से लगातार सर्दी बह रही थी और सीने में घरघराहट की आवाज़ आ रही थी। बेटी कह रही थी कि उसके सीने में बहुत दबाव महसूस हो रहा है। इस वजह से उसके माता पिता दोनों ही बहुत चिंतित थे। मैंने बेटी से पूछा, क्या तुम्हें पहले भी ऐसी कोई समस्या हुई थी? माता पिता ने कहा, नहीं, पहले कभी नहीं हुई। लेकिन पता चला कि जब भी उसे हल्का बुखार या थोड़ी सर्दी होती थी, उसके बाद उसकी खांसी जल्दी ठीक नहीं होती थी। लंबे समय तक खांसी बनी रहती थी। फिर किसी तरह एक एंटीबायोटिक या कुछ सल्बुटामोल सिरप लेने के बाद खांसी शांत होती थी। लेकिन उसकी माँ अक्सर चिंतित रहती थी कि अगर बेटी को एक बार ठंड लग गई तो उसकी खांसी ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने जानने की कोशिश की, क्या उसे वैसे भी कोई एलर्जी की समस्या है? तो माँ ने कहा, हाँ, उसे एलर्जी की काफ़ी समस्या है। कभी कभी उसके हाथ पांव सूज जाते हैं और शरीर में खुजली होती है। बेटी का नाम था अनन्या। मैंने अनन्या से पूछा, क्या तुम स्कूल में खेलती हो? उसने कहा, मैं बैठकर खेलने वाले खेल जैसे लूडो, शतरंज वगैरह खेलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं दौड़ने, भागने या बास्केटबॉल जैसे खेल नहीं खेल पाती क्योंकि खेलते समय मुझे बहुत परेशानी होती है। और बेटी ने यह भी बताया कि उसे लगभग पूरे साल सर्दी रहती है, नाक बंद रहती है और वह क्लास में इसके कारण असहज महसूस करती है। दरअसल प्रिय दर्शकों, अभी जो मैंने अनन्या की कहानी सुनाई, वह अस्थमा से पीड़ित है और अस्थमा के साथ साथ उसे अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस। उसकी कहानी से हमें अस्थमा के लक्षणों के बारे में कुछ जानकारी मिली, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लक्षण हमेशा मौजूद रहेंगे। कुछ मामलों में देखा जाता है कि बच्चा लंबे समय से खांसी से परेशान है, खांसी ठीक नहीं हो रही है। माता पिता को डर लगता है कि कहीं टीबी तो नहीं हो गया, लेकिन सब कुछ जांचने के बाद पता चलता है कि वह अस्थमा से ही पीड़ित है। तो हम क्या कहेंगे, अस्थमा के लक्षण क्या क्या हैं? जैसे कि खांसी होना, जो कि अस्थमा के सबसे आम लक्षणों में से एक है। और यह खांसी आम तौर पर सूखी खांसी होती है, यानी इसमें बलगम नहीं आता। कई बार यह खांसी रात के समय या सुबह के समय ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बच्चे की नींद भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा सीने में घरघराहट की आवाज़ होना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसे हम मेडिकल भाषा में व्हीजिंग कहते हैं। ये आवाज़ ऐसी होती है जैसे कोई बांसुरी या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो, और यह आवाज़ सांस लेने या छोड़ने के दौरान पूरे सीने में महसूस होती है। कई बार माता पिता को यह आवाज़ सुनाई देती है और वे चिंता में आ जाते हैं। बच्चा अक्सर शिकायत करता है कि सीने में दबाव महसूस होता है, यानी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सीने पर कोई बोझ है या सांस लेने में कठिनाई हो रही है। जब बच्चा थोड़ा सा भी मेहनत करता है, जैसे दौड़ना, खेलना या सीढ़ियाँ चढ़ना, तो उसे जल्दी थकावट महसूस होती है और वह बाकी बच्चों की तुलना में जल्दी रुक जाता है। वह तो स्कूल में जब कोई कठिन खेल जैसे फुटबॉल या बास्केटबॉल खेलना होता है, तो वह पूरी तरह से भाग नहीं ले पाता और जल्दी थक जाता है। ये सभी लक्षण मिलकर अस्थमा की ओर इशारा करते हैं। मैंने कासिम साहब को ढांढस बंधाया, उन्हें विस्तार से समझाया कि अस्थमा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डरना चाहिए, और बच्चों में भी इसका इलाज संभव है। सही समय पर पहचान और इलाज से बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है, स्कूल जा सकता है, खेल कूद में भाग ले सकता है और अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियां बिना किसी परेशानी के कर सकता है। इसलिए सही कारण का पता नहीं चल पाता। यह एक मल्टीफैक्टोरियल यानी कई कारणों वाला मामला है।
इसमें कुछ जेनेटिक विशेषताएं होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी किसी को ठंडी या धूल मिट्टी में जाने से अस्थमा का अटैक हो जाता है, लेकिन बाकी सामान्य लोगों को तो ऐसा नहीं होता। तो इस मामले में कहा जाता है कि इसमें कुछ आनुवांशिक जेनेटिक कारण होते हैं। ये जेनेटिक कारण अक्सर देखने को मिलते हैं कि अगर उसके माता पिता को कुछ एलर्जी हो या उन्हें अस्थमा हो, तो ये चीज़ें उनसे बच्चे में आ सकती हैं। ये तो था एक कारण। इसके अलावा कुछ पर्यावरणीय यानी एनवायरनमेंटल कारण भी होते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि तेज़ी से शहरीकरण के कारण हमारी वायु प्रदूषण बढ़ गई है। जिन इलाकों में गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और धुआं, कालिख बहुत अधिक है, उन इलाकों के बच्चों में अस्थमा का प्रकोप ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। फिर यह भी देखा गया है कि अगर पिता या रिश्तेदार स्मोकिंग करते हैं, तो उनके बच्चों में भी अस्थमा होने की संभावना रहती है। इसके अलावा वे बच्चे जिन्हें एलर्जी होती है, एलर्जी से मेरा मतलब है कि जिनके शरीर पर आसानी से रैशेज हो जाते हैं या जिन्हें एलर्जी जनित ज़ुकाम रहता है, इनमें से कुछ बच्चों में भी कभी-कभी अस्थमा देखा जा सकता है। तो ये हैं विभिन्न प्रकार के कारण, लेकिन अब तक पूरी तरह से अस्थमा का कारण स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं गया है। इसके अलावा कुछ अस्थमा को उत्तेजित करने वाली चीज़ें भी होती हैं। ये वे चीज़ें हैं जो अचानक आपके अस्थमा अटैक को तेज़ कर सकती है। जैसे कि धूल मिट्टी में जाने पर में कुछ बच्चों को अस्थमा है, ये हो सकता है। इसलिए उत्तेजक चीज़ों के बारे में जानकारी होना अच्छा है, क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों से बचूं, और इन उत्तेजक चीज़ों से बचना भी इलाज का एक हिस्सा है। जैसे मैंने कहा था कि कुछ लोगों को धूल मिट्टी में जाने से समस्या होती है। फिर देखा गया है कि मौसम बदलने पर, यानी गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी के मौसम में बदलाव के समय भी कुछ लोगों में ऐसे लक्षण दिखते हैं, यानी इसमें एक मौसमी बदलाव होता है। इसके अलावा देखा गया है कि किसी किसी के घर में अगर माइट्स हों, माइट्स को आप शायद न समझें, ये एक तरह के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें हम आम तौर पर डस्ट माइट्स कहते हैं। ये वहाँ रहते हैं जहाँ घर में धूल जमा हो सकती है, जैसे आपके सोफ़े के कवर में, जहाँ आसानी से धूल जमती है, या आपके घर में अगर कारपेट है तो कारपेट के बीच बीच में धूल जमा होती है। इन जगहों पर माइट्स रहते हैं। या भारी पर्दे हैं, डिज़ाइन वाले पर्दे, इन जगहों पर भी ये माइट्स रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई पालतू जानवर पालता है तो उसमें भी एक प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बच्चे अक्सर छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज़ पसंद करते हैं, जैसे ऊनी या कपड़े के खिलौने। इन खिलौनों में भी ये माइट्स रहते हैं। तो ऐसे मामलों में जब हम उन बच्चों का इलाज करते हैं तो कहते हैं कि इन चीज़ों से बचें, यानी इलेक्ट्रिक टॉयज़, कारपेट, इन चीज़ों से बचें। अगर किसी के घर में तिलचट्टे, कॉकरोच हैं, या घर में बहुत ज़्यादा स्प्रे मच्छर की कॉयल का इस्तेमाल होता है, तो ये चीज़ें भी समस्या पैदा कर सकती हैं, बच्चों को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर घर में वाटर डैमेज है, या अगर हम घर के अंदर कपड़े सुखाते हैं, तो घर में फंगल स्पोर्स ज़्यादा बनते हैं। ये भी बच्चों में अस्थमा के लक्षण बढ़ा सकते हैं। अगर हम इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें और इन उत्तेजक चीज़ों से बच्चों को दूर रख सकें, तो अस्थमा के लक्षण काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था अस्थमा के कारणों और उत्तेजक चीज़ों के बारे में। असल में बड़ों का अस्थमा और बच्चों का अस्थमा कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसे बड़ों का इलाज होता है, वैसे ही बच्चों का भी इलाज करना होता है। अस्थमा की बुनियादी पैथोलॉजी क्या है, मतलब असल में होता क्या है ये घटना? आपने शायद देखा होगा कि अगर त्वचा को एलर्जी हो जाए तो कुछ जगहों पर वह फूल जाती है और वो लाल हो जाती है, खोएं। ठीक यही चीज़ अगर ये एलर्जिक चीज़ें सांस के साथ श्वास नली में चली जाएं, तो देखा जाएगा कि वहाँ श्वास नली के अंदर भी सूजन आ जाती है, वह भी लाल हो जाती है। इसके कारण क्या होता है? श्वासन नली, जिसे हम एयरवे या सांस की नली भी कहते हैं, जब किसी कारणवश संकरी हो जाती है तो व्यक्ति को सांस लेने में काफ़ी परेशानी होने लगती है। यह समस्या अक्सर अस्थमा के मरीजों में देखी जाती है। अस्थमा में श्वासनली की भीतरी सतह में सूजन आ जाती है, जिससे वह सिकुड़ जाती है और हवा का प्रवाह बाधित हो जाता है। जैसे ही श्वासनली संकरी होती है, वैसे ही मरीज को सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न, खांसी और कभी-कभी घरघराहट जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यह लक्षण
हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं और कभी-कभी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अस्थमा का इलाज करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि श्वास नली में सूजन न आए और वह हमेशा खुली रहे, नाश्ताई, ताकि मरीज को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर हमेशा यही सलाह देते हैं कि मरीज अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लें, ना इन्हेलर का सही तरीके से इस्तेमाल करें और ट्रिगर करने वाले कारणों से बचें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अस्थमा को गंभीरता से नहीं लेते। अथो वे सोचते हैं कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है या दवाइयाँ लेने से आदत पड़ जाएगी, या फिर वे लापरवाही कर जाते हैं। कुछ लोग तो इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं, जिससे उनकी हालत और बिगड़ सकती है। अस्थमा का सही इलाज न लेने से मरीज को बार बार सांस फूलने, सीने में दर्द और रात में नींद में खलल जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक लापरवाही बरतने से फेफड़ों को स्थायी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मरीज की श्वासनली हमेशा खुली रहे, सूजन न आए और मरीज को सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी न हो। अस्थमा के इलाज में मरीज की जागरूकता और नियमितता बहुत ज़रूरी है। अगर मरीज डॉक्टर की सलाह माने, दवाइयाँ समय पर ले और ट्रिगर से बचे, तो अस्थमा को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। देखा गया है कि ये सभी बच्चे सामान्य बच्चों की वृद्धि को पकड़ लेते हैं, यानी अंत में उनकी वृद्धि में कोई खास फर्क नहीं रहता। अब आप शायद कह सकते हैं कि अस्थमा इन्हेलर ये बच्चे कैसे लेंगे, क्योंकि वे तो कुछ समझते ही नहीं। लेकिन इन्हेलर देने के कई अच्छे तरीके हैं और देखा गया है कि एकदम छोटे बच्चों से लेकर किसी भी उम्र के बच्चों को हम ये इन्हेलर दवाएं दे सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। इस काम में मेरे साथ एक प्यारी सी लड़की है, अधरा। वो मेरी थोड़ी मदद करेगी। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा अधरा, क्या तुम हमारी थोड़ी मदद करोगी ताकि मैं दिखा सकूं कि बच्चे इन्हेलर कैसे लेते हैं? जो ठीक है ना? अच्छा, सबसे सामान्य डिवाइस, हाँ, सर, वह है एक इन्हेलर। कहा जाता है कि 6 साल से ऊपर के बच्चे इस डिवाइस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के पहले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है कि इन इन्हेलरों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ज़रूरत हो तो आप वह भी देख सकते हैं। अब मैं सिर्फ यह दिखाऊंगा कि जब बच्चे इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब वे इसे कैसे लेंगे, उस प्रक्रिया को मैं दिखाऊंगा। तो इस मामले में मेरे हाथ में एक डिवाइस है, इसका नाम है स्पेसर। स्पेसर में ये है माउथ एंड, यहीं पर मुंह लगाना है और यहाँ हमारा डिवाइस लगाना है। एमडीआई या मीटर डोज इन्हेलर लगाना है। तो अधरा काफ़ी बड़ी है, उसकी उम्र 7 से थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, तो यहाँ देखा जाएगा कि वह कैसे इस्तेमाल करेगी। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया, एक डिवाइस स्पेसर के माध्यम से इस्तेमाल किया। तो अब मैंने अधरा से कहा कि तुम इसे मुंह में लगाओ। अब मैं यहाँ एक बार दबाकर गैस लूँगा। हाँ, तुम इसमें गहरी गहरी 5 बार सांस लो और इसी में छोड़ो। 5 बार सांस लो। 5 बार हो गया? अच्छा, 5 बार होने के बाद जब हम कहेंगे कि एक और बार दबाना है, हम अक्सर लिख देते हैं कि 2 बार दबाकर 2 बार लो, तब एक और बार दबाया। अब तुम 5 बार सांस लो और छोड़ो। हम हाँ, अच्छा, तो आपने देखा कि लेना कितना आसान है। मैं एक बार दबाऊंगा, इसमें 5 बार सांस लूंगा। जो बच्चे थोड़े बड़े हैं उन्हें कहूँगा कि सांस लेकर थोड़ी देर रोक कर रखो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। ठीक है, तो हम इस समस्या को स्पेसर के माध्यम से हल कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि 3 साल के बच्चे को भी अस्थमा हो सकता है, ओके मोटे 2 साल के बच्चे को भी अस्थमा हो सकता है। उन मामलों में हम क्या करेंगे? ऐसे मामलों में हम इस स्पेसर के साथ एक मास्क भी लगा सकते हैं। हाँ, तो इस मास्क का फ़ायदा ये है कि ये नाक और मुंह दोनों को ढक देगा। ठीक उसी समय हम इसी तरह यहाँ दबाएंगे और बच्चे से कहेंगे कि तुम इसमें 5 बार सांस लो, छोड़ो, सांस लो। अभी तो अधीरा जाग रही है, अगर वह सो भी रही हो तो भी हम यहाँ एक बार दबाकर ध्यान देंगे कि अधीरा का पेट या छाती 5 बार ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। जब भी 5 बार ऊपर नीचे होगा तो मान लेंगे कि पूरी दवा उसके फेफड़ों में चली गई है। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से हमने इस स्पेसर का इस्तेमाल करके एक बार बिना मास्क के इस्तेमाल किया और एक बार मास्क के साथ इस्तेमाल किया। हम ये इन्हेलर दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ डिवाइस हैं, ये भी बहुत आसान है।
ये 4 साल से ऊपर के बच्चे भी ले सकते हैं। जैसे कि ये एक्यू इन्हेलर है, तो इसे खोलकर, यहाँ एक दरवाजे जैसा है, इसे खोलकर फेफड़ों को खाली करेंगे, फिर खींचकर इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसमें 10 सेकंड तक रोक कर रखेंगे ताकि धीरे-धीरे साँस अंदर जाए। ध्यान रखना होगा कि जिन इन्हेलरों में स्टेरॉयड होता है, उनका इस्तेमाल करने के 2 मिनट बाद गरारे करके कुल्ला करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा स्पेसर के साथ इस्तेमाल करता है, तो कुल्ला करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो अधीरा, तुम्हें धन्यवाद। अस्त मुद्दा ये है कि अस्थमा को नियंत्रित रखना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अस्थमा अटैक हो सकता है। हालांकि यह तब बार बार होता है जब आप इलाज नहीं करवाते, और ऐसे मामलों में फेफड़ों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है। तो अस्थमा अटैक कभी कभी हो सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी, इलाज लेने के बाद भी कभी कभी अस्थमा अटैक हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि उस समय हमारे बच्चे अगर अस्थमा को उत्तेजित करने वाली चीज़ों के संपर्क में आते हैं, उनका सामना होता है। यानी अगर वे उन चीज़ों के संपर्क में आते हैं, जैसे कि बार बार वायरल संक्रमण होना, सामान्य इन्फ्लुएंजा वायरस से अगर वह संक्रमित होता है तो अस्थमा का अटैक हो सकता है। इसके अलावा धूल मिट्टी, तापमान में बदलाव, वायु प्रदूषण, इन सब चीज़ों के संपर्क में आने पर भी अटैक हो सकता है। तो आप कैसे समझेंगे? आप देखेंगे कि आपका बच्चा बहुत तेज़ी से सांस ले रहा है, यानी उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और छोटे बच्चों में देखा जाता है कि उनकी छाती धंस रही है, मतलब मांसपेशियां जैसे कि पसलियों के अंदर चली जा रही हैं। उसकी जो अतिरिक्त सांस लेने वाली मांसपेशियां होती हैं, जैसे गले के पास कुछ मांस ज़्यादा होता है, जो सांस की तकलीफ के समय इस्तेमाल होती है, वे इस्तेमाल हो रही हैं। या आप देखेंगे कि उसकी नाक बहुत तेज़ी से फूल फूल कर चल रही है। तो ऐसे मामलों में आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बच्चे का अन्य समय कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन तब आप देखेंगे कि छाती के अंदर म्यूजिकल साउंड या आवाज़ आ रही है। बच्चा शिकायत करता है कि उसकी छाती दब रही है। इसके अलावा बहुत खराब लक्षण ये हैं कि बच्चे के होंठ या कान की लोब नीले रंग के हो गए हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि खून की मात्रा बढ़ गई है। तो ये सब डरावने अटैक के लक्षण हैं। आप देखेंगे कि बच्चा ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि जो बच्चा पहले खेल कूद करता था, अब थोड़ा खेलना चाहता है लेकिन थक जाता है। इन सब लक्षणों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे को अटैक हो सकता है। ऐसे मामलों में हम जो डिलीवरी ड्रग्स, यानी सबसे हल्के प्रकार की दवाएं जो बाज़ार में अलग अलग नामों से मिलती हैं, जैसे कि अस्थमासोल, ब्रॉडिन आदि, इन इन्हेलर्स को तुरंत स्पेशल डिवाइस के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 पफ देने के बाद भी देखा जाए कि कोई सुधार नहीं हो रहा है, या हम नेबुलाइज़र मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इन सॉल्यूशनों को थोड़ी अधिक मात्रा में दिया जा सकता है। ऐसे में अगर बच्चे की सांस की तकलीफ कम नहीं होती है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैं बात कर रहा था अस्थमा न अटैक के बारे में। बहुत सारी बातें तो मैंने बता दी। अब माता पिता ये सवाल कर सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को इस अस्थमा से कैसे बचा सकता हूँ। तो हमने जिन कारणों की बात की थी, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण से बच्चे को बचाना, अगर कोई आसपास धूम्रपान करता है या माता पिता धूम्रपान करते हैं, तो अपने बच्चे के हित में उन्हें यह धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, तो क्यों, ताकि उसे अस्थमा ना हो। हमने विभिन्न उत्तेजक पदार्थों की भी बात की थी, जैसे कि कारपेट, भारी पर्दे, मुलायम खिलौने। अगर इन चीज़ों को घर से हटाया जा सके, तो संभावना कुछ हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम सभी टीके समय पर लगवा दें, और देखा गया है कि अगर माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, यह तो उन बच्चों में अस्थमा होने की संभावना कुछ कम हो जाती है। और एक और बहुत बार एक आम गलत फहमी होती है कि अगर बच्चे की माँ एलर्जी से संबंधित चीज़ें खाती हैं, मिका, मतलब जब बच्चा पेट में हो या जब माँ बच्चे को स्तनपान करा रही हो, अगर वह एलर्जी वाली चीज़ें खाती है, जैसे कि गाय का मांस, हिल्सा मछली, झींगा मछली, तो कहा जाता है कि फिर बच्चे को अस्थमा हो जाएगा। ये दरअसल पूरी तरह से गलत धारणा है। माँ के खाने पीने का बच्चे के अस्थमा होने से ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं है। तो सर, आपने अस्थमा के बारे में इतनी बातें बताई, लेकिन अस्थमा का इलाज तो कुछ हद तक महंगा है। क्या बच्चा ठीक हो सकता है?
जैसे कि काशिम साहब कह रहे थे कि उनकी बेटी अनन्या, क्या उसके ठीक होने की संभावना है या नहीं। तो देखा गया है कि छोटे बच्चों में वायरल इन्फेक्शन के कारण कई बार सीने में आवाज़ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन ये चीज़ें अक्सर एक उम्र के बाद यानी 1 साल की उम्र में अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर इलाज का असर न हो तो ये निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता कि ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अगर अस्थमा से पीड़ित बच्चा नियमित रूप से इन्हेलर और दवाइयों का इस्तेमाल करता है और अगर देखा जाए कि लगातार 2 साल के इस्तेमाल के दौरान कभी भी लक्षण दोबारा न आए, तो लगभग 60 से 70% बच्चे काफ़ी अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा इसे हम मिशन कहते हैं, यानी अस्थमा को दबा दिया गया है, लेकिन आगे चलकर फिर से अस्थमा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम इसे एक तरह की सीमा या लिमिटेशन कहते हैं। दरअसल लगातार 2 साल तक इलाज करना और इस दौरान अगर अस्थमा बिल्कुल भी ना हो तो यह काफ़ी हद तक समस्या को नियंत्रित करने जैसा है। यानी अस्थमा को दबा देना, इसे हम पूरी तरह से ठीक होना नहीं कहेंगे पाए, लेकिन यह काफ़ी हद तक ठीक होने के करीब है। तो आज के लिए यहीं समाप्त करता हूँ। आपके सभी बच्चे स्वस्थ रहें और भविष्य में सभी अच्छे नागरिक बने।